तो दोस्तों स्वागत है आपका लाइफ कोच के एक और वीडियो में। आज फिर से है हम आयुष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खारगर में और हमारे साथ है डॉक्टर विभावरी पाटिल जो एक साइकेट्रिस्ट है। तो आज हम बात करें एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में जो है ईसीटी, जिसे बहुत सारे लोग शॉक थेरेपी भी कह लेते हैं। तो चलिए मैम शुरू करें सवालों का सिलसिला। तो मैम पहला सवाल ये है कि ईसीटी क्या है? ईसीटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। कन्वल्जन्स मतलब जिनको हम नॉर्मल भाषा में मिर्गी, अकड़ी आना या झटके आना, फिट आना इस तरह से बोलते हैं। पेशेंट्स को मालूम होगा, हमारे दर्शकों को, कि बहुत से लोगों को एपिलेप्सी की बीमारी होती है जिनमें लोगों को मिर्गी के दौरे आते हैं, झटके आते हैं, जिसकी ट्रीटमेंट वगैरह की जाती है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में जिन लोगों को सीवियर तरीके का मानसिक बीमारी है, जो सिर्फ दवाई गोली से ठीक नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में है, ऐसे पेशेंट्स के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एक बहुत सेफ़ और कारगर तरीका है उनकी बीमारी को अच्छी तरीके से और जल्द से जल्द ठीक करने के लिए। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, एक मशीन की सहायता से पेशेंट के दिमाग को बहुत थोड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, जिसको शॉक बोलते हैं। लेकिन शॉक ये बहुत शॉकिंग टाइप का वर्ड हो गया। ये बहुत मीटर डोज है, बिकॉज ये मशीनें होती है जिनके अंदर बहुत कम मात्रा में ये करंट डिस्चार्ज करने की क्षमता होती है, जो डॉक्टर पेशेंट की हालत के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। कम मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट उसके दिमाग में छोड़ा जाता है, जिससे उसको एक तरह से कन्वर्जन आता है, अकड़ी आती है, और जिस वजह से उसकी मानसिक बीमारी कम होने में मदद होती है। इसीलिए इसको थेरेपी का नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो मैम ने बताया कि जैसे इलेक्ट्रिकल चार्ज का यूज़ किया जाता है ब्रेन के बहुत सारे एरियाज में बेनिफिट पाने के लिए, मैम ये जो ईसीटी है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इसकी क्या हिस्ट्री है, ये कहाँ से आती है, कब ये शुरुआत हुई थी इसकी, और इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस ओवर द इयर्स हुए? पुराने ज़माने में मानसिक बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं थी, उसके ऊपर काफ़ी हद तक रिसर्च नहीं था। ये जैसे जैसे पहला विश्व युद्ध, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उस वक्त लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया और फिर दवाओं का इजाद हुआ। लेकिन मानसिक बीमारियों के लिए दवाइयाँ काफ़ी बाद में आई, हमारे भारत में तो काफ़ी बाद में आई। तो 1950-60 में ये दवाइयाँ रेगुलरली उपलब्ध होने लगी। उसके पहले और कोई रास्ते नहीं थे मानसिक बीमारियों के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। लेकिन उस वक्त हिस्ट्री इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली क्या था, कई सारे लोगों में हमने ये देखा है कि मिर्गी की बीमारी और मानसिक बीमारी साथ ही साथ पाई जाती है। काफ़ी लोगों में ऐसा होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया और मिर्गी की बीमारी साथ साथ है, या डिप्रेशन और मिर्गी की बीमारी साथ साथ है। ऐसे बहुत से पेशेंट्स देखे जाते हैं। तो कुछ डॉक्टर्स ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जिस पेशेंट को मिर्गी की बीमारी भी है और डिप्रेशन भी है, जब भी उसको मिर्गी का झटका आके जाता है तो 8-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए उसका डिप्रेशन काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। तो फिर उन लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि क्या इन मिर्गी के दौरों का और इस डिप्रेशन के सिम्टम्स का आपस में कोई रिलेशन है। उसके बाद उसके आगे उन लोगों ने रिसर्च में ये किया कि क्या हम ये झटके पेशेंट में इंट्रोड्यूस करके मिर्गी का दौरा लाने के बाद देख सकते हैं कि इसकी मानसिक बीमारी कम हुई है या नहीं। तो ये उन्होंने ट्राई करना शुरू किया, कुछ दवाइयाँ डाल के, इंजेक्शन दे के, या कई लोगों में बुखार इंट्रोड्यूस करके। जैसे हमने देखा है कि जिसको बहुत तेज़ बुखार होता है उनको कई बार झटके आते हैं। तो ये सब इंट्रोड्यूस करके, रिसर्च करके उसमें उन्होंने पता किया कि उनको एक फिक्स्ड कोरिलेशन मिला कि जिस इंसान को कन्वल्सिव फिट आया है या कन्वल्जन आया है, वो कन्वल्जन आने के बाद कुछ दिनों तक उसके मानसिक बीमारी के लक्षण काफ़ी हद तक कम हो गए या कम हो गए, ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने इस लाइन पे सोचना शुरू किया कि क्या हम एकदम कम मात्रा में, मीटर्ड मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट डाल के, क्योंकि मिर्गी की जो दौरे है वो हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस की गड़बड़ी के कारण आते हैं, तो इसका इलेक्ट्रिकल उसका बेसिस है। लेकिन उसके साथ उन्होंने सोचा कि हम कम मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट डाल के ये मिर्गी का झटका इंट्रोड्यूस करके क्या इनके सिम्टम्स कम कर सकते हैं। उस हिसाब से उन्होंने सोचना शुरू किया और उस हिसाब से इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आई। तो मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि ये किस तरह से काम करती है।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे एक ब्रेन का पिक्चर दिख रहा है। इसमें ये जो छोटे छोटे डॉट्स आप देख रहे हैं वो हमारे ब्रेन के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं। तो एक अगर इसमें से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देखा जाए तो ये ऊपर एक ब्रेन का एक सेल है और ये नीचे दूसरा सेल है जो एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े नहीं है, उसके बीच में थोड़ी सी स्पेस रह जाती है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर वाली थ्योरी मैंने पहले बोली थी कि ब्रेन में स्पेसिफिक तरह के केमिकल्स होते हैं जिनमें कम या ज़्यादा मात्रा में अगर बदलाव आते हैं तो मानसिक बीमारी के लक्षण दिखते हैं। तो जिस तरह से पिंक कलर के डॉट्स आप देख पा रहे हैं वो केमिकल है जो इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिशन भेजता है। इसमें जब गड़बड़ी आती है तो मानसिक बीमारी के लक्षण दिखना शुरू होता है। अब ईसीटी में हम क्या करते हैं कि थोड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिकल करंट ब्रेन को दिया जाता है, उस वजह से ये ऊपर वाला न्यूरॉन फायर करना शुरू करेगा और उस वजह से ये जो बीच में जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसकी मात्रा पूरी तरह से रीसेट हो जाती है। जिस तरह से आप आपका कंप्यूटर रीबूट करते हैं या जिस तरह से आप आपका टाइमर या स्टॉपवॉच रीस्टार्ट करते हैं, उस तरह से एक तरह से ब्रेन के सारे न्यूरोट्रांसमीटर रियलाइन होकर ब्रेन रीस्टार्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बाद आपको पेशेंट में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखती है। मतलब पेशेंट ईसीटी के पहले अगर सुसाइडल है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बिल्कुल कंट्रोल में ही नहीं आ रहा, वो एक ईसीटी के बाद आप देख पाएंगे कि 50-60% पेशेंट नॉर्मल हो गया है, बिकॉज एक तरह से उसका ब्रेन रीस्टार्ट हो गया है। इस लेवल पे ईसीटी काम करता है। पहले जब ये ईसीटी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस वक्त बाकी के भी डॉक्टरी क्षेत्रों में इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई थी। तो उस वक्त पुराने ज़माने में जो दी जाती थी वो अनमॉडिफाइड ईसीटी हुआ करती थी। मतलब पेशेंट को पहले कोई ट्रीटमेंट ना देके सीधे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। शॉक इन द सेंस इलेक्ट्रिक करंट। उस वजह से बहुत वायलेंट कन्वर्जन पेशेंट में आता था, उसको इंजरी का खतरा रहता था, तो या फिर पेशेंट को ज़्यादा रिस्क रहता था ऐसी मैटर्स में। ये पुराने ज़माने में काफ़ी साल पहले ये अनमॉडिफाइड ईसीटीज़ की जाती थी। अभी हमारे यहाँ मॉडिफाइड ईसीटीज़ दी जाती है। इसका मतलब पेशेंट को बाकायदा सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, पेशेंट को और पेशेंट के रिलेटिव्स को ईसीटी का पूरा प्रोसेस अच्छी तरह से समझाया जाता है, उनकी कंसेंट ली जाती है, उनकी सम्मति ली जाती है पेपर पे सिग्नेचर लेके। उसके बाद पेशेंट का मुआयना करवाया जाता है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट से, मतलब जो बेहोशी के डॉक्टर होते हैं उनसे, कि इसको बेहोश किया जा सकता है, इसका वो फिटनेस देते हैं। उसके बाद पेशेंट को सुबह सवेरे खाली पेट बुलाया जाता है कि सुबह कुछ खाए पिए बिना आप अस्पताल में आइए। उसके ठीक तरीके से जांच की जाती है। उसके बाद स्पेसिफिक ईसीटी रूम होता है, जो मानसिक तकलीफ़ों वाले हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ स्पेसिफिक ईसीटी रूम होता है जहाँ पे सारी मशीनरी और इमरजेंसी की सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। ऐसी जगह पे पेशेंट को ले जाया जाता है। काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में तो ओटी में या आईसीयू में ये ट्रीटमेंट दी जाती है, जहाँ पे पेशेंट को कुछ भी मदद लगेगी तो इमीडिएटली मिलती है। फिर उस पेशेंट को जो बेहोशी के जो डॉक्टर होते हैं वो 5 या 10 मिनट के लिए इंजेक्शन के थ्रू, जैसे नस में इंजेक्शन के थ्रू उसको बेहोशी की दवा दी जाती है, मसल को रिलैक्स करने के लिए दवा दी जाती है। उसके बाद पेशेंट जो पूरी तरह से सो जाता है, उसके बाद साइकियाट्रिस्ट उसकी जांच के हिसाब से, उसके प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से करंट डिसाइड करके ईसीटी मशीन से उसको जस्ट कुछ सेकंड के लिए 2 to 3 सेकंड्स के लिए करंट देते हैं। तो पेशेंट, हालांकि पेशेंट बेहोश है तो पहली बात तो उसको दर्द बिल्कुल नहीं होता, दूसरी बात उसको इस चीज़ की याद बिल्कुल भी नहीं रहती कि उसके साथ किसी तरह का इस तरह की कोई ट्रीटमेंट हुई है। दूसरी बात उसकी वॉयलेंट कन्वल्जन नहीं होती, जिस तरह से मे भी दर्शकों ने देखा होगा टीवी में वगैरह, उस तरह की वॉयलेंट कन्वल्जन पेशेंट को नहीं आती। हम खाली उसकी उंगलियों में देखते हैं कि वो हिल रही है क्या, पैरों की या हाथों की, सिर्फ उसी में आपको समझ में आएगा कि वो कन्वल्जन हो रहा है या नहीं हो रहा। बाकी पूरी बॉडी रिलैक्स है तो पेशेंट को इंजरी का खतरा नहीं होता, वो एक चीज़ है। दूसरी बात, ये कन्वल्जन जैसे बाकी के मिर्गी के दौरे जो 1 मिनट 2 मिनट चलते, उतनी देर के लिए हमको चाहिए नहीं होता। अच्छी और इफेक्टिव ईसीटी के लिए 25 से 30 सेकंड की सीजर बहुत है, आधा मिनट भी नहीं। अगर हमको ऐसा लगता है कि 30 सेकंड से ज़्यादा या एकदम 1 मिनट से ज़्यादा तक ये सीजर चल रही है तो हम तुरंत इंजेक्शन देके पेशेंट का सीजर ख़त्म कर देते हैं। तो कारगर होने के लिए ईसीटी इतनी देर के लिए होनी भी नहीं चाहिए। कन्वल्जन हमको
20-25 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड के लिए आ गया, बहुत हो गया। उसके बाद हम सीजर को इंजेक्शन देके अबॉर्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद पेशेंट, हालांकि मैंने पहले ही बोला कि हार्डली 5 या 10 मिनट के लिए उसको एनेस्थीसिया दिया है, और आपने देखा ईसीटी हार्डली 1 मिनट के लिए चला है। उसके बाद हम पेशेंट को धीरे धीरे होश में आने देते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन के लिए वही रखते हैं। एक आधे घंटे में पेशेंट पूरी तरह से होश में आ जाता है। उसके बाद पेशेंट को कंफर्टेबल करके एक आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ऑब्जर्व करते हैं। पेशेंट पूरी तरह से होश में आ जाता है, हिलने डुलने लगता है, चलने फिरने लगता है। उसके बाद पेशेंट को नाश्ता वगैरह दिया जा सकता है। तो एक पूरी तरह से सेफ प्रोसीजर है। इसमें सारे डॉक्टर वहाँ मौजूद होते हैं। अगर कोई भी इमरजेंसी हुई तो वहाँ पे डॉक्टरी हेल्प होती है। तो मैम ने बताया कि ये जो ट्रीटमेंट है ये पूरी तरीके से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, जो सेफ़ है, सारे रिस्क को असर्टेन किया जाता है और फिर ये कंडक्ट किया जाता है। पर मेरा ये एक सवाल है कि जैसे आपने बोला कि इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में तो बिल्कुल भी पर्सन को कोई भी तरह की पीड़ा नहीं होगी क्योंकि वो उस टाइम पे बेहोश है, कि बहुत सारी जगह पे ऐसा मैटर लिखा गया है कि ईसीटी के बाद क्या उस पर्सन को मेमोरी लॉस या कोई पर्टिकुलरली कोई ऐसे सिम्टम्स है जो पहले नहीं थे, ऐसे कुछ डेवलप हो सकते हैं? देखिए, मैं और एक बात बोल रही थी कि पेशेंट को किसी तरह से रिस्ट्रेन नहीं किया जाता, बांधा वगैरह नहीं जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिलैक्स्ड है तो बांधने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मूव में एक तरह से एक रबर की माउथ ग्रिप या माउथ गैग होता है, वो जो मुंह में रखा जाता है, जिससे पेशेंट की टीथ अगर क्लेंच हो तो उसकी ज़बान वगैरह ना कटे, उसको इंजरी ना हो, टीथ इंजरी। और इसी में आपने कहा कि जैसे ईसीटी की ट्रीटमेंट हो जाने के बाद पेशेंट को कुछ तकलीफ होती है क्या? तो बेसिकली पेशेंट को वही सब होता है जो नॉर्मली भी कोई दूसरा बेहोश पेशेंट होश में आता है जब उसको होता है, उसी तरह। जैसे थोड़ा पेशेंट 5 से 10 मिनट के लिए कंफ्यूज हो सकता है, वो कहाँ है उसको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए हम पेशेंट को ईसीटी के लिए बुलाते वक्त हमेशा रिलेटिव के साथ बुलाते हैं, ताकि उसकी पहचान, जान पहचान का कोई उसके पास हो। इसको पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन भी कहते हैं, कि मिर्गी आने के बाद भी आपने देखा होगा कि कुछ समय के लिए उस इंसान को समझ नहीं आता वो कहाँ है। तो ये पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन पेशेंट का एक 10-15 मिनट के लिए हो सकता है। हम उससे ठीक तरीके से बात करें कि आप अस्पताल में हैं, आपकी ट्रीटमेंट के लिए आप आए हैं, आपके साथ आपकी फैमिली है, तो पेशेंट ओरिएंट हो जाता है। अभी रहा बात मेमोरी लॉस का, तो ईसीटी के तुरंत बाद कुछ देर के लिए जो रीसेंट इवेंट्स है, मतलब जो अभी अभी हाल ही में घटी हुई घटनाएं हैं, उस चीज़ को पेशेंट कुछ देर के लिए भूल जाता है, लेकिन ये मेमोरी उसकी वापस आती है। 2 से 3 हफ्ते में ये मेमोरी उसकी वापस आ जाएगी। तो बहुत सीवियर मेमोरी लॉस पेशेंट को नहीं होता, और ना ही ये मेमोरी लॉस परमानेंट होता है, ये परमानेंट नहीं होता, तो ये वापस आ जाता है। सेकेंडली, जब भी हम पेशेंट को ईसीटी देते हैं तो हम बार बार उस पेशेंट का ओरिएंटेशन और मेमोरी चेक करते हैं। अगर हमको ऐसा लगे कि पेशेंट का मेमोरी लॉस थोड़ा ज़्यादा हुआ है, जिसको अभी ऑब्वियसली लौट आने में 15-20 दिन लगेंगे, तो हम उसकी ईसीटी स्पेस आउट कर देते हैं, मतलब उसकी ईसीटी का ड्यूरेशन बढ़ाते, कि अगर हम उसको अगली ईसीटी 15 दिन में देने वाले होंगे तो हम 20 दिन या 1 महीने बाद करेंगे, तो ये स्पेस्ड होता है। सेकेंडली, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईसीटीज, लाइक थेराप्यूटिक एंड मेंटेनेंस ईसीटी। मतलब पेशेंट जब एक्यूट बीमारी लेकर आता है तो हम ईसीटी का कोर्स देते हैं, जैसे 10 ईसीटी कम से कम, 10 से 12 ईसीटी जो स्पेस्ड आउट होती है। शुरू में 1 या 2 दिन आड़ दी जाती है, फिर हफ्ते हफ्ते में 1 बार दी जाती है। तो एक बार ये 10 से 12 ईसीटीज का कोर्स जब पेशेंट कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इसको फर्दर ईसीटीज की ज़रूरत है या सिर्फ दवा पे पेशेंट मेंटेन हो जाएगा। अगर सिर्फ दवा पे पेशेंट मेंटेन नहीं होता तो फिर उसको हम मेंटेनेंस ईसीटी पे डालते हैं, मतलब 1 महीने में 1 बार या 15 दिन में 1 बार, वो पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से। सो दैट वे। तो मैम ने जैसे बताया कि कोई अगर एक्यूट प्रॉब्लम लेके आए, तो हम जब एक्यूट प्रॉब्लम की बात करते हैं, यूजुअली जब भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो होता है कि किसी को डिप्रेशन है तो उसकी साइकेट्रिक मेडिकेशंस है, एंटी डिप्रेशंस है, साथ में वो साइकोथेरेपी ले रहा है। तो कौन से ऐसे स्पेसिफिक पेशेंट्स है जो सब्जेक्ट है ईसीटी के लिए, जिनके लिए ईसीटी यूज़फुल है? पहली बात तो। दूसरा है कि सिर्फ ईसीटी ही उनके लिए यूज़फुल है उस टाइम पे और बाकी ट्रीटमेंट्स शायद इफेक्टिव नहीं हो रहे, और क्या ईसीटी लास्ट रिजॉर्ट है कि सारे ट्रीटमेंट्स कर लिए पेशेंट्स के साथ, सारा एक्सपेरिमेंटेशन कर लिया, सालों गुजर गए सफ़र करते हुए, कुछ नहीं इफेक्ट हो रहा, तो ही ईसीटी दी जाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है कि कौन से पेशेंट कैंडिडेट्स है ईसीटी के।
मोस्टली हम लोग ईसीटी और जैसे आपने कहा लास्ट रिसॉर्ट, तो मैं दर्शकों से कहूँगी कि बिल्कुल लास्ट रिसॉर्ट ट्रीटमेंट नहीं है। इनफैक्ट कुछ पेशेंट्स में ईसीटी ये फर्स्ट रिसॉर्ट ट्रीटमेंट होती है, फर्स्ट प्रेफर्ड ट्रीटमेंट। जैसे कि अगर पेशेंट इतना सिवियरली मानसिक बीमार है कि उसको सुसाइडल आइडियाज़ आ रहे हैं या वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, ऐसे कोई भी मानसिक बीमारी की दवा जब हम देते तो उसको एक्ट करने को कम से कम 8-10 दिन 15 दिन लगते हैं। भले ही आप हॉस्पिटल में एडमिट करके ही वो दवा दो तो उसको काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कोई पेशेंट जो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका हो उसके लिए हमारे पास इतना समय नहीं होता, उसकी जान खतरे में होती है, तो उस पेशेंट को ईसीटी देंगे तो पेशेंट में इम्प्रूवमेंट जल्दी आती है। दूसरी बात, पेशेंट अगर होमिसाइडल है, मतलब किसी और को मारने का उसके दिमाग में विचार चल रहे बीमारी के कारण, तो ऐसा पेशेंट जो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है या बहुत सिवियरली साइकोटिक है जिसमें हम दवा एक्ट करने का समय नहीं दे पाएंगे, ऐसी केस में ईसीटी दी जाती है। दूसरे कैंडिडेट पेशेंट्स वो होते हैं जिनको दवाओं से सिवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इतने साइड इफ़ेक्ट जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं कुछ केसेस में। उन केसेस में हम दवा ज़्यादा मात्रा में नहीं दे सकते या कुछ स्पेसिफिक दवाई उनको दी जा सकती है, दूसरी दवाओं से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ऐसे पेशेंट्स को ईसीटी से फ़ायदा होता है। तीसरी पेशेंट, मतलब दर्शकों को शायद आश्चर्य भी होगा, प्रेग्नेंट फीमेल्स में ईसीटी बहुत सेफ होती है, क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल्स में हम सारी दवाएं नहीं दे सकते, वो बच्चों को नुकसान कर सकती है और उन दवाइयों की वजह से प्रेगनेंसी एडवर्सली अफेक्ट हो सकती है। तो ऐसी पेशेंट्स में, और सेकेंडली अगर वो प्रेगनेंसी में सुसाइडल है या होमिसाइडल है तो वो खुद को और अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसी केस में इवन प्रेग्नेंट फीमेल्स पे ईसीटी बहुत कारगर है। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि इसी तरह से बेहोश करके उनको दिया जाता है, तो हमने खुद यूज़ भी की हुई है, जिससे माता को या उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता और साथ ही उसका मानसिक बीमारी की जो तकलीफ है वो कम हो जाती है। तो मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करी कि क्योंकि इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर रिसर्च हो चुका है और अगर आप देखोगे कि जो भी मेडिसिन्स है अगर वो प्रेग्नेंट वीमेन के लिए अभी सेफ़ है तो वो जनरल क्राउड के लिए तो सेफ़ होती है। तो इसलिए ये थेरेपी अगर प्रेग्नेंट वीमेन को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दे रही है तो आई थिंक जो लोगों को भी ऐसा ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन है जो दवाइयों से नहीं जा रहा है तो ईसीटी उनके लिए कारगर साबित हो सकता है। तो मैम मेरा सवाल है कि साइकेट्रिक मेडिकेशंस भी जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स की मात्राओं को बेहतर करती है, ईसीटी भी वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बेहतर करती है, दोनों में क्या डिफरेंस है एक्ट करने के लिए? किसका जो इफेक्ट ज़्यादा बेहतर है और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा है? देखिए, ये सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ हर एक पेशेंट को कौन सी चीज़ किस हद तक फ़ायदा पहुंचाएगी या नुकसान पहुंचाएगी ये पेशेंट टू पेशेंट बहुत वैरी होता है। लेकिन कोई भी दवाई है जो आप लेते हैं तो वो बिना साइड इफ़ेक्ट्स के तो होती नहीं है, थोड़े बहुत तो होते हैं। अभी नई नई जो दवाइयाँ आई हैं उसमें तो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल बहुत अच्छा है, कम होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। लेकिन ईसीटी में क्या होता है कि पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल ईसीटी का बेटर है, क्योंकि कोई दवा नहीं दी जाती। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट देके इस तरह से उसके न्यूरॉन्स रीसेट होते हैं, लेकिन ईसीटी देने का ये मतलब नहीं कि पेशेंट पूरी दवा बंद करके बैठ जाए, क्योंकि ईसीटी हम रोज़ रोज़ तो नहीं देते, एक हफ्ते में या महीने में 15 दिन में एक बार देते हैं। हाँ, ईसीटी की वजह से साइकेट्रिक दवाओं की मात्रा कम हो सकती है या डोजेस कम हो सकते हैं और उसके ऊपर पेशेंट का डिपेंडेंस कम हो जाता है। तो अगर पेशेंट को कम मात्रा में मानसिक बीमारी है, पेशेंट साइकोथेरेपी के लिए ओपन है, माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन या माइल्ड टू मॉडरेट तरह की उसकी बीमारी है, तो उसमें दवाइयाँ ज़्यादा बेहतर काम करती है और साथ ही साथ साइकोथेरेपी। लेकिन पेशेंट सीवियर है, वो साइकोथेरेपी के लिए रेडी नहीं, एडमिशन के लिए रेडी नहीं है और दवा खाने के बावजूद वो पूरी तरह से रेमिशन में नहीं जाता है, ठीक नहीं होता, तब ईसीटी आता है। तो मैम मेरा अगला सवाल है कि इतना सारा जो स्टिग्मा है, जो फियर है, जो ईसीटी से रिलेटेड भी है, जहाँ पे एक्चुअली रिक्वायर भी है, ये तो ऐसी थेरेपी नहीं है कि हर एक पर्सन ओवर द काउंटर जाके ले रहा है, पर जो लोगों को रिक्वायर भी है, मेडिसिन भी इफेक्ट नहीं कर रही, तो ये फियर और स्टिग्मा कहाँ से पैदा हुआ? एक्चुअली हमारे दिमाग में फियर और स्टिग्मा उस जगह से आता है, अगर हम किसी बात को ठीक तरीके से जानते नहीं है तो उस चीज़ से कई बार बहुत डरते हैं। तो इस वजह से इसके बारे में मोस्टली मैं कहूँगी कि जो जिस तरीके से अवेयरनेस नहीं है फिल्मों में या टीवी में, जिस तरह से उसको पोर्ट्रे किया जाता है, उस वजह से इंसान बहुत डर जाएगा।
तो एक्चुअल ईसीटी हार्डली किसी ने कभी देखी होगी, क्योंकि हमको पेशेंट की प्राइवेसी भी बहुत गार्ड करनी पड़ती है। लेकिन जैसे मैंने पीछे तस्वीर में दिखा रही हूँ, एक तस्वीर है जिसमें एक पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसी तरह से इस तरह से जो टीवी में गलत तरीके से उसको पोर्ट्रे किया गया या उसको इस तरह से दिखाया गया कि सजा के तौर पे पेशेंट को ईसीटी दी जा रही है, जैसे मानो उसको पनिश करने के लिए दी जा रहा है, इस तरह से उसको मीडिया ने पोर्ट्रे करने की वजह से भी पब्लिक ओपिनियन उसके बारे में बहुत नेगेटिव हो गया है। लेकिन अगर दर्शक इसके बारे में सही सोर्सेज से प्रॉपर जानकारी लेंगे, आपके घर में अगर कोई मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है तो आपके डॉक्टर से इस बारे में सलाह लेंगे, तो आपको प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज अगर इस बारे में होगी तो फियर और स्टिग्मा कम हो जाता है। मैम, मेरा अगला सवाल है, जैसे आपने बताया था कि सीवियरिटी जहाँ पर ज़्यादा होती है कोई डिसऑर्डर की, तो वहाँ पे ईसीटी का इंटरवेंशन यूज़फुल हो सकता है। तो कौन से पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो क्या वो एडिक्टिव डिसऑर्डर्स में या डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में, या किसी को बाइपोलर है, या क्या पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स है जहाँ पे वो बहुत सीवियर है और वहाँ पे ईसीटी यूज़फुल है? देखिए, ईसीटी का सबसे ज़्यादा फायदा होता है रेजिस्टेंट या सुसाइडल डिप्रेशन में। वो एक बीमारी है जिसमें ईसीटी बहुत कारगर है। सेकेंडली, सीवियर साइकोसिस, सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया में ईसीटी बहुत अच्छा काम करती है। सीवियर बाइपोलर डिसऑर्डर में अच्छा सा काम करती है। तो इन सब डिसऑर्डर्स में बेसिकली ईसीटी का रोल आता है। ईसीटी ज़्यादा कारगर नहीं होती एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में, उसमें ईसीटी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि पेशेंट को इंसाइट होती है, और ज़्यादा एंग्जाइटी के पेशेंट्स दवा और साइकोथेरेपी को ही ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। सेकेंडली, एडिक्टिव डिसऑर्डर्स या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में ईसीटी का कोई रोल नहीं है। दूसरी बात, जैसे लर्निंग डिसऑर्डर्स है, छोटे बच्चों के डिसऑर्डर्स है, या एडीएचडी, ऑटिज्म, इनमें ईसीटी का कोई रोल नहीं। ये 3-4 डिसऑर्डर्स है, जैसे सीवियर डिप्रेशन विद साइकोसिस, सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल आइडिएशन और अटेम्प्ट, सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया या सीवियर बाइपोलर डिसऑर्डर इन मेनिया और डिप्रेशन, इसमें ईसीटी ज़्यादा बेहतर काम करती है। ठीक है, तो मैम ने जैसे बोला कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स में ज़्यादा यूज़फुल है और जो लोग सुसाइडल है, तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स पे अगला वीडियो अगले हफ्ते आ रहा है, तो आप बने रहिए इस चैनल पे। जो अगला सवाल आ रहा है कि टीएमएस क्या है, क्या ये भी एक थेरेपी है जो सिमिलर है ईसीटी से या बेहतर है? इसके बारे में कुछ आप लाइट डालिए। ये एक इमर्जिंग थेरेपी है। टीएमएस मतलब ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। तो जैसे ईसीटी में हम इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं, उसी तरह ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन में मैग्नेटिक स्टिमुलेशन या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज़ को स्टिमुलेट किया जाता है। अभी इसकी अलग से एक तरह की मशीन होती है जिसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो आपके ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया के ऊपर प्लेस किए जाते हैं, और उसका ड्यूरेशन या डोज होता है उस हिसाब से ब्रेन, क्योंकि आप जानते हैं कि सारी मानसिक बीमारियां जो है वो ब्रेन से इमर्ज होती है, और स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्रेन विल कॉज अ स्पेसिफिक डिसऑर्डर। सो इसमें ऐसा होता है कि सीवियर डिप्रेशन के जो केसेस होते हैं जो जनरली रेजिस्टेंट होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनमें टीएमएस अभी इमर्जिंग थेरेपी की कई लोग यूज़ करते हैं कि वो उस तरह से स्पेसिफिक एरिया को अगर मैग्नेटिकली आप स्टिमुलेट करेंगे तो डिप्रेशन के सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आता है। तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईसीटी। तो मैम, मेरा आखिरी सवाल है, आपने जब ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन की बात की है या ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट सुसाइड आइडियलेशन की बात की है, तो ये ऐसे केसेस है जहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मेडिकेशन दी जा रही है, वो अपनी साइकोथेरेपी भी करा रहे हैं, पर उन्हें उसका असर नहीं आ रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा। पर एक अम्यूजिंग चीज़ है कि ऐसे कुछ पेशेंट्स भी है जो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट है, पेशेंट्स जो चाहते ही नहीं है वो अपने फेज ऑफ लाइफ से बाहर आने के लिए, या वो डिप्रेस स्टेट में ही रह रहे हैं, वो साइकोथेरेपी भी नहीं ले रहे हैं, या ले रहे हैं तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, मेडिकेशंस भी ऑन एंड ऑफ ले रहे हैं, बहुत सारे लोग सालों से मेडिकेशंस ले रहे हैं, अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं, अपनी मर्जी से चालू कर रहे हैं। ठीक है, ये ईसीटी से तो इतना संबंधी सवाल नहीं है, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि क्या ऐसे लोग बाद में फ्यूचर में सब्जेक्ट्स बन सकते हैं? क्योंकि हमने बोला कि लास्ट रिजॉर्ट तो ये ट्रीटमेंट है नहीं, पर क्या इसका कुछ कनेक्शन है ऐसे पेशेंट्स के साथ में, और आप क्या एडवाइस करोगे जो लोग अपने डिप्रेशन के ट्रीटमेंट को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं? देखिए, साइकेट्री में कोई भी बीमारी अगर आप ले, वो डिप्रेशन या साइकोसिस या बाइपोलर कुछ भी है, तो ये
जितना एफ़र्ट उस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर की ओर से होना ज़रूरी है, उतना ही एफ़र्ट पेशेंट की तरफ से आना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उसको फ़ायदा होना शुरू होता है, वो थोड़ा इम्प्रूव होता है, तो कोई भी डॉक्टर उसकी इनसाइट बिल्ड करना शुरू करता है कि ये पेशेंट ने ये मानना बहुत ज़रूरी है कि उसको एक तरह की मानसिक बीमारी है, जिसके लिए वो ट्रीटमेंट ले रहा है, और डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर अगर वो ट्रीटमेंट लेता रहेगा तो वो इस मानसिक बीमारी से ठीक हो जाएगा। अगर पेशेंट ये मानने को तैयार नहीं है या वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि उसको कोई मानसिक तकलीफ़ है, तो इस पेशेंट की ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज ऐसे ही पेशेंट में कंप्लायंस इशू आते हैं। पेशेंट डिनाई कर देता है कि मुझे कोई तकलीफ़ ही नहीं, तो मैं दवा क्यों खाऊं। या फिर पेशेंट कुछ दिनों बाद बोलेगा अब तो मैं ठीक हो गया पूरी तरीके से, तो अब मैं दवा अपने हिसाब से बंद कर दूंगा। तो ऐसे पेशेंट्स में सबसे पहली बात कंप्लायंस इशू आते हैं। तो ये एक बात हो गई। तो मानसिक बीमारी बनी रहने का कारण एक है कि कंप्लायंस नहीं है, पेशेंट दवा नहीं खाता। मानसिक बीमारी बनी रहने की दूसरा कारण ये है कि पेशेंट अपने जहन में बदलाव नहीं करता। जैसे मोस्टली डिप्रेशन के केसेस में है, उसकी अपनी सोच गलत तरीके से है, बड़े बड़े कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, जैसे हमने डिप्रेशन के वीडियो में डिस्कस किया। ये चीज़ें सिर्फ साइकोथेरेपी से ही ठीक होती है। अगर आप अपनी पर्सनालिटी में, अपने सोच विचारों में बदलाव नहीं करेंगे थेरेपी के थ्रू, तो आप वापस डिप्रेस रहने की या डिप्रेशन रिलैप्स होने के चांसेस है। तो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस तो सिर्फ साइकोथेरेपी से ही सही होते हैं। और साइकोथेरेपी में जितना पार्ट थेरेपिस्ट का है, उतना ही पार्ट पेशेंट की तरफ से भी आता है, क्योंकि अल्टीमेटली थेरेपिस्ट सिर्फ गाइड करेगा, चेंजेस पेशेंट को करने हैं। तो इस वजह से ये दो चीज़ें हैं जिस वजह से पेशेंट रिलैप्स होता है या उसकी जो मानसिक तकलीफ़ है वो ठीक नहीं होती। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उसको फैमिली सपोर्ट नहीं और सोशल सपोर्ट नहीं है। लेकिन ये चीज़ें भी पेशेंट खुद से ही, कई बार ऐसे हमने देखा है कि पेशेंट खुद से ही उसको नकार देता है, किसी से बात नहीं करना या अपने प्रॉब्लम्स किसी से डिस्कस ना करना, उस वजह से पेशेंट सोशल सपोर्ट गार्नर नहीं कर पाता। तो ऐसे केस में ईसीटी का रोल नहीं आता, क्योंकि ईसीटी उस वक्त तक सिर्फ ट्रीटमेंट को डिसऑर्डर को ठीक कर देगा, लेकिन ईसीटी डिसऑर्डर का रिलैप्स प्रिवेंट नहीं करेगा। वो अगर रिलैप्स है तो वापस आप ईसीटी देंगे तो पेशेंट सही हो जाएगा, लेकिन ये पेशेंट बार बार डिप्रेस क्यों हो रहा है, उसका रीज़न आपको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। क्या पेशेंट नॉन कंप्लायंट है, या फिर पेशेंट को इंसाइट ही नहीं है कि उसको बीमारी है और उसके लिए उसको ट्रीटमेंट और साइकोथेरेपी को कंटिन्यू करना है। तो हम कंक्लूड करेंगे, मैम ने इम्पॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की है कि एक तो अवेयरनेस ज़रूरी है कि आपको ये प्रॉब्लम है, उसके लिए आप ट्रीटमेंट सीख कर रहे हो। दूसरा है कि आपका कंप्लायंस ज़रूरी है। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके डॉक्टर की है दवाई एडमिनिस्टर कर में, आपके काउंसलर या साइकोथेरेपिस्ट की है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको अपनी लाइफ में लेके आए। तो इसलिए आपके अगर इश्यूज़ है जो बडिंग है, अभी जो स्टार्ट हो रहे हैं, आपको लग रहा है आपको डिप्रेशन है, आपको लग रहा है आपको एंजाइटी है, तो उसी दिन आप साइकेट्रिस्ट को विजिट करिए, ताकि आप जान पाए कि आप इस इश्यू से कैसे बाहर आ पाएंगे। और ईसीटी से रिलेटेड अगर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके नज़दीकी साइकेट्रिस्ट के पास जाइए और उनसे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है साइंटिफिक वे से लीजिए, ताकि कोई भी जो आपको इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से या बाकी सोर्सेज से मिले है जो रिलायबल नहीं है, आप उसको ध्यान में रखते हुए कोई आप एक तरफा डिसीजन ना बना ले। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे मैम का ये वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और अगले हफ्ते हम मिलेंगे एक और इंसाइटफुल वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे साइकोटिक डिसऑर्डर्स को। और तब तक देखते रहिए लाइफ कोच।